हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज बेटा कंटिन्यू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और इसका जो है वो आज हमारा पार्ट है 5, जिसमें कि हम चैप्टर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 इज अबाउट प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स। तो इसमें बेसिकली आपका इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो डिस्कशन की गई है। While global inflation peaked in 2022 due to supply chain disruption, geopolitical tension, it has declined since then, aided by policy measures. जैसे कि हमें पता है कि इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे में ग्लोबली जो इकोनॉमी का क्या हाल रहा डिफरेंट नेशंस का, उसके साथ भी बहुत सारी डिस्कशन की गई है और कंपैरिजन किया गया इंडियन इकोनॉमी का। तो सेम एज इट इज ये चैप्टर भी आपका वैसे ही स्टार्ट होता है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन आपकी बहुत ज्यादा थी 2022 में और उसके बाद ये डिक्रीज होती गई। इन इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन इज इन FY25 ड्यू टू टाइमली इंटरवेंशन। इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत देखने को मिली, लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन ये बोल रहे हैं कि FY25 के अंदर डिक्रीज हुई बिकॉज गवर्नमेंट की टाइमली इंटरवेंशन हुई बाय द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी जो है वो स्पेसिफिक एफर्ट्स थे। तो अब साथ साथ मैं आपको डिस्कस कराती जाऊंगी बेटा जो भी टर्म्स इसमें आ रही है उनका क्या मतलब है। वैसे ये सब आपको पहले से ही आना चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, और फॉर अदर्स इट इज अ काइंड ऑफ अ रिवीजन। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, इसको CPI भी बोलते हैं, इज द रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ओवर टाइम एंड इट्स अ की इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का ही हम इसमें प्राइस देखते हैं एंड इट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। नाउ एक और टर्म आती है कोर इन्फ्लेशन। नाउ कोर इन्फ्लेशन के बारे में सर्वे बोल रहा है कि इट रीच इट्स लोएस्ट पॉइंट। कोर इन्फ्लेशन भी हमारी कम हुई है इन अ डिकेड, इस 10 साल में। वाइल फूड इन्फ्लेशन वाज अफेक्टेड बाय, लेकिन फूड इन्फ्लेशन हमें नजर आई है और फूड इन्फ्लेशन का मेन कारण हमने डिस्कस किया है, दैट इज इन द सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड एडवर्स वेदर कंडीशंस आल्सो। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन ये भी समझा दूं मैं आपको। इट इज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द प्राइस ऑफ फूड एंड फ्यूल। तो अगर हम जो टोटल इन्फ्लेशन में से जो है वो आपका फूड और फ्यूल को अगर हम माइनस कर देते हैं तब हम बोलते हैं दिस इज नोन एज योर कोर इन्फ्लेशन, और इसी को ही हम आगे चल के सुपर कोर इन्फ्लेशन बोल देते हैं अगर आगे फर्दर इसमें से हम डिडक्ट कर दे द प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। सो दिस इज योर कोर एंड सुपर कोर इन्फ्लेशन। ये दो टर्म्स आपकी आई है। इसके अलावा कौन सी टर्म आई है? दैट इज योर रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन एक्चुअली CPI को ही बोलते हैं। CPI में ओवरऑल हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। और उसके बाद देन फिर आपका सर्वे जो है वो डिस्कस करता है कि इसके अंदर अनियन जो है एंड टोमेटो प्राइसेस आर अफेक्टेड बाय द डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन। तो इसी वजह से कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल को निकाल रहे हैं और ये हमारा डिडक्ट हुआ है, ये कम हुआ है, ये थोड़ा सा नीचे गया है, लोएस्ट हुआ है, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा नीचे नहीं गई। उसका कारण है बिकॉज उसके अंदर फूड के अंदर आपको इन्फ्लेशन मिली है और फूड में खास करके बात हो रही है अनियन एंड टोमेटो प्राइसेस की, और ये इस वजह से हुई बिकॉज इनकी प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई पार्टली ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड मॉनसून, और दूसरा जो है वो सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिली। इसके अलावा पल्सेस का जिक्र आया है। पल्सेस डिस्पाइट बीइंग अ मेजर प्रोड्यूसर इंडिया फेसेस अ गैप इन द डिमांड एंड सप्लाई। पल्सेस में भी हमें गैप दिखा डिमांड एंड सप्लाई में। सो गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन सेवरल मेजर्स टू रियाइन द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल। तो वेजिटेबल्स के प्राइसेस को कम करने के लिए, अनियन और टोमेटो के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो क्या क्या किया, वो प्रोक्योरमेंट की, बफर स्टॉकिंग की, अनियन की अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, और उसको फिर स्टेबलाइज किया एंड सब्सिडाइज की उसकी सेल अनियन एंड टोमेटो की, ताकि बाजार में जो है इनके प्राइसेस कम हो जाए। Also many administrative measures have been taken up to address the price pressure। इसी तरह से पल्सेस के प्रेशर के भी जो है वो उसके ऊपर फोकस किया गया। उसके लिए जो आपकी सब्सिडाइज रिटेल सेल की गई, स्टॉक लिमिट्स एंड ईजिंग इंपोर्ट्स जो है वो की गई। बाहर से इंपोर्ट हमने काफी हद तक जो है वो आपकी पल्सेस को करवाया। नाउ इंट्रोडक्शन के अंदर आप थोड़ा इनके बारे में डिटेल में बात होगी। नाउ ग्लोबल इन्फ्लेशन पीक्ड एट 8.7% इन 2022। तो पीक जो है इंटरनेशनल लेवल पर 2022 में ही देखने को मिली। आप थोड़ा डाटा ध्यान करो, 8.7% थी ये, ड्रिवन बाय, इसमें फिर हम बात कर ही रहे हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन रही, जियोपॉलिटिकल टेंशंस रही, और 2024 के अंदर आपकी जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो है 5.7%। 2022 के अंदर कितनी है? 8.7। 2024 के अंदर कितनी है? 5.7%। दिस इज एट द ग्लोबल लेवल।
और इंडिया की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेटेड हुई फ्रॉम 5.4% इन 24 टू 4.9%। तो ये भी डिक्रीज हुआ है, 5.4% चल रहा था FY24 के अंदर और 4.9 जो है वो देखने को मिला FY25 और कहां से, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, डिस्पाइट द चैलेंजेस इन फूड प्राइस डायनामिक। चाहे फूड प्राइसेस में डेफिनेटली आपको इन्फ्लेशन नजर आई है, उसके बावजूद भी हमारी रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.4 से घट के 4.9% हो गई। फूड आइटम्स कंस्टिट्यूट अबाउट 2/5 ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओवरऑल अगर हम सीपीआई की बात करें आपकी रिटेल की, तो उसके अंदर 2/5 आपका जो है वो फूड आइटम्स का ही होता है। इसी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज हेंस द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। सीपीआई की जगह पे कौन सा इंडेक्स आया, CFPI, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ही। CFPI is a new index and it's a significant determinant of the retail inflation, जिसमें कि हम रिटेल इन्फ्लेशन को और अच्छे से देख सकते हैं। अब ये होता क्या है, ध्यान से देखो, जो आपका CFPI है, इट्स अ मेजर of change in retail prices of food items consumed by the population। इसमें हम mainly जो है वो आपकी food items को देखते हैं। It is a specific measure of inflation that focuses exclusively on the price change of the food items in a consumer's basket of goods and services। So CFPI इस सब कंपोनेंट माना जाता है CPI का and is used by RBI। इसको कौन यूज कर रहा है, RBI करता है to track inflation in the economy, and the Central Statistical Office CSO and Ministry of Program Implementation MOSPI started releasing CFPI for 3 categories। उसको रिलीज कौन कर रहा है, CSO कर रही है, उसके साथ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कर रही है। आरबीआई इसको चेक करती है, इसको देखती है, समझती है इससे कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग कौन करता है, मेजर तो CSO और MOPSI ही करती है। और इसके अंदर सेपरेटली जो है वो देखा जाता है 3 कैटेगरीज को, कैसे, रूरल, अर्बन, कंबाइंड। ये 3 कैटेगरीज हैं सेपरेटली ऑन ऑल इंडिया बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2014। मई 2014 से ये नया इंडेक्स जो है वो शुरू किया गया। मेथोडोलॉजी क्या है, लाइक CPI इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड मंथली बेसिस पे है, एंड द मेथोडोलॉजी रिमेन्स द सेम। जैसे CPI को हम मेजर करते हैं वैसे ही इसको मेजर किया जाता है। इसका भी बेस ईयर CPI की तरह 2012 ही है। CSO has revised CPI and FPI बेस ईयर, पहले ये 2010 था, लेकिन एट द मोमेंट दोनों का जो आपका बेस ईयर है वो 2012 है, और ये कब किया गया था, 2015 के अंदर किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिर आगे चल के हमारा सर्वे कहता है कि इन रिसेंट इयर्स फूड इन्फ्लेशन हैज बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू हेडलाइन इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन की वजह से ही हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ी है। नाउ व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन? हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स typically measured using the CPI or even WPI। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन आपकी एक्चुअली कंप्लीट इन्फ्लेशन को ही कहते हैं, और इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जनरली 2 हमारे पावरफुल इंडेक्स शुरू से ही रहे हैं, दैट इज योर CPI एंड WPI। लेकिन इसमें से अगर हम फूड को अलग से कर देते हैं तो उसके लिए हमने एक नया इंडेक्स बना लिया है, दैट इज योर, यहां पे डिस्कस किया हमने CFPI, राइट। Now, survey बोलता है कि however an increase in the price is not widespread across all food categories। In fact, सभी फूड कैटेगरीज का प्राइसेस नहीं बढ़ा है। इट इज प्राइमरली ड्रिवन बाय फ्यू आइटम्स, कुछ ही आइटम्स के अंदर आपको जो है वो प्राइसेस इंक्रीज मिले हैं। Now, India's headline inflation measured by CPI has moderated in April 25 compared to FY24। अब CPI के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं। इट्स वन ऑफ द प्राइस इंडिसेस यूज्ड टू मेजर चेंज इन द रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज consumed by defined population group in a given area। CPI बास्केट के अंदर क्या है, वाइड रेंज ऑफ आइटम है, कंसिस्टेड ऑफ 448 आइटम रूरल एरियाज में एंड 460 आइटम जो है वो अर्बन एरिया की बास्केट में जो है वो चेक करके देखी जाती हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन जो है इसको कंपाइल करता है। CPI सेपरेटली कंपाइल किया जाता है रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड सेक्टर के लिए, जैसे कि हमने CFPI की बात की। नाउ योर कंज्यूमर जो है प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन के लिए और रूरल के लिए,
Now indices are compiled at the state and UT, ये आपके स्टेट और यूटीज के लिए अलग से भी किए जाते हैं एट ऑल इंडिया लेवल ऑल्सो, और इसके अंदर बेस ईयर क्या है 2012। ध्यान रखो इसमें स्टेटमेंट्स के लिए स्टेट्स और यूटीज के लिए भी कंबाइन होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे भी होते हैं। सीपीआई अर्बन कवर करता है अगर हम अलग से देखें तो 300 टाउन्स को, while the span of CPI रूरल इज 1181 विलेजेस। ये थोड़ी सी एडेड इंफॉर्मेशन है, कहीं पे आपको अगर आपके एमसीक्यूज को थोड़ा टफ बनाना हुआ तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछ लेगा। नाउ इंडेक्स मेजर्स for both rural urban areas and also combined have started from, ये जो रूरल अर्बन और कंबाइंड है ये इस तरह से डिवीजन की गई थी 2011 के अंदर, एंड प्रोविजनल इंडेक्सेस विद द टाइम लैग ऑफ 30 days एंड फाइनल डाटा फॉर ऑल इंडिया एंड आल्सो फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज रिलीज्ड विद द टाइम लैग ऑफ 2 months। सो विद इन 2 months जो है वो नया इंडेक्स आपके सामने पब्लिश किया जाता है। और आगे कैटेगरीज में देखें तो ये अलग से होता है सीपीआई फॉर योर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। This index is the oldest among CPI indices because ये जो है वो शुरू किया गया था early 1946 में। Since 1958-59 compilation of CPI IW that is industrial workers has been started by, ये कौन करता है, लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिए अच्छे से, लेबर्स का जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का कौन करता है, लेबर ब्यूरो करता है, नॉट CSO। And it measures a change over time in the prices of fixed basket of goods and services जो कि कंज्यूम करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स। It's currently calculated on the base year 2001, इसका बेस ईयर 2001 है। The index has a time lag of 1 month, ये 1 month की गैप में आता है and is released on the last working day of the month. This is after 1 month। जो हमने ऊपर कंबाइन किया है रूरल अर्बन वो 2 महीने के बाद है। और इट इज यूज्ड फॉर वेजेस इंडेक्सेशन फिक्सेशन ऑफ डियरनेस अलाउंसेस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसका यूज कहां पे होता है, वेजेस को सेटल डाउन करने के लिए कि वेजेस कितनी इंक्रीज होनी चाहिए एज पर द इंक्रीज इन योर इन्फ्लेशन। एंड अगर हम इधर बात करें तो योर सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर के अंदर सीपीआई AL/RL, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर की बात हो रही है। लेबर ब्यूरो हैज बीन issuing CPI number for this since your 1964, ये 1964 से ही कंटिन्यू हो रहा है। एंड CPI एग्रीकल्चर लेबर के लिए जो है दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स इन डिफरेंट स्टेट्स, एंड रूरल रिटेल प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर दीज 2 इंडेक्स सीरीज आर द सेम बट द वेटेज इज डिफरेंट, एंड द इंडेक्स इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग मिनिमम वेजेस ऑफ दोज फॉर द गवर्नमेंट रूरल जॉब प्रोग्राम्स अंडर योर एमजी नरेगा। तो उनको कितनी वेजेस दी जानी चाहिए, कितनी रिवीजन करनी चाहिए, वो इस इंडेक्स से मेजर की जाती है। द लेबर ब्यूरो हैज स्टार्टेड द एक्सरसाइज ऑफ रिवाइजिंग द बेस ईयर। इसका बेस ईयर जो है वो रिवाइज किया गया to 2019-20 from 1986-87 beside developing an index for the states and union territories। यहाँ पे आके स्टेट्स और यूटीज की अलग से बनने लग गई और आपका जो बेस ईयर है 86 से लेके अब कितना हो गया है 2019-20। दिस इज फॉर सीपीआई AL/RL। हर चीज का बेस ईयर डिफरेंट है, ध्यान दीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। Currently CPI AL/RL with 1986-87 base is available for only 20 states। तो ये आपका रिसेंटली ही चेंज हुआ है और 86-87 बेस के साथ आपका ये जो इंडेक्स है वो अवेलेबल रहता है सिर्फ 20 स्टेट्स के लिए अभी। एज अ प्रैक्टिस स्टेट्स और यूटीज विद नो डेडिकेटेड इंडेक्स, जिन स्टेट्स और यूटीज में नहीं किया जाता है ये, ऑफन यूज द इंडेक्स ऑफ देयर नेबरिंग स्टेट। तो अपने नेबरिंग स्टेट के इंडेक्स को यूज करके एमजी नरेगा की वेजेस में कितना चेंज होना चाहिए तो वो करके देख लेते हैं। सो दिस इज योर एडेड इंफॉर्मेशन, इसको अच्छे से लर्न करो बिकॉज रिलेट करता है। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं, सबका ईयर डिफरेंट है, इसके ऊपर भी आपने अच्छे से ध्यान देना है और इसको अच्छे से मग अप करना है। दिस इज द ओनली वे टू क्रैक द क्वेश्चन सक्सेसफुली, जिसमें कि हम कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं लेंगे। जितना लर्न करके अच्छे से हमें आता होगा उतना अच्छा है, राइट। दिस डिक्लाइन इज प्राइमरली ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन कोर इन्फ्लेशन। तो ये आपका पीछे हमने देखा कि हमारी कोर इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है, वो क्यों हुई है, which is dropped by 0.9% point between FY24 to FY25। तो ये डिक्लाइन का कारण क्या है? This decline in core inflation was largely driven by core services inflation, which was lower than the core good inflation, because services में अच्छा चला लेकिन गुड्स के अंदर जो है वो थोड़ी सी हमें परेशानी हुई, खास करके फूड आइटम्स की वजह से हुई है।
A decrease in the fuel prices inflation में decrease हुआ has also contributed to the moderation in the headline inflation. Total inflation जो थोड़ी सी हमें कम नजर आ रही है उसमें मेन कारण आपका ये भी है कि फ्यूल प्राइसेस कम हुए थे और जिससे कि प्रेशर जो है वो हाउस होल्ड के बजट पे कम हुआ. एंड इन जनरल द डिक्लाइन इन रिटेल इन्फ्लेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रिडक्शन इन इनपुट प्राइसेस. और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, इनपुट प्राइसेस कम हुए एज इफेक्टेड इन द WPI इन्फ्लेशन. WPI इन्फ्लेशन में भी हमें गिरावट मिली है which was a deflationary zone. ये deflationary zone में कैसे दिखा, सिंपली -0.7% हमें दिखा है in FY24 and remained low in FY25. FY25 में भी WPI आपका थोड़ा सा कम ही नजर आया है, जबकि इसको लेके ज्यादा डाटा अभी हमें सर्वे में नजर नहीं आता. सर्वे में मेनली आपको दिख रहा है that is your CPI inflation that relating to your core inflation and WPI inflation. और ये थोड़ा सा आपको जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ कर्व ही दिख रहा है. तो इसमें आप थोड़ा नोटिस कीजिए WPI इन्फ्लेशन काफी कम रही है, इनफैक्ट 2023 में काफी कम है और ये थोड़ी सी आगे बढ़ी है 2024 में, लेकिन अभी भी ये आपकी टोटल CPI से कम ही है. ग्रीन लाइन में टोटल CPI इन्फ्लेशन को देखिए, इसमें फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ अगस्त अक्टूबर जो है वो आपका 2024 में, लेकिन अभी थोड़ा डिक्लाइनिंग के वे में आया है. और कोर इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो वो डॉटेड लाइन के अंदर हमें नजर आ रही है, ये भी टुवर्ड्स डिक्लाइन ही है. यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे भी हल्का सा इंक्रीज नजर आ रहा है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, बट ओवरऑल इट इज ऑन द साइड ऑफ योर डिक्लाइनिंग. एंड वेजिटेबल्स एंड पल्सेस टुगेदर होल्ड्स द टोटल वेटेज. अगर हम टोटल इन्फ्लेशन में बात करें हेडलाइन में तो आपका वेजिटेबल और पल्सेस का अपना कंपोनेंट ही 8.42 हो जाता है कंप्लीट CPI बास्केट के अंदर. सो हाउएवर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल इन्फ्लेशन टू 32.3%. इनका अपना वेटेज बहुत कम है, लेकिन इसकी वजह से इन्फ्लेशन में राइज कितना हुआ, 32.3% हुआ, दैट इज इन FY25. इसको चार्ट को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा बिकॉज इसमें सब हेड्स दिखाए गए हैं. वेजिटेबल के अंदर आपको इंक्रीज मिल रहा है, सबसे ज्यादा आपको जो है वो कहां पे नजर आ रहा है, दैट इज इन पल्सेस. ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपको सीरियल्स में दिख रहा है, तो सीरियल्स में हमारा दैट इज ट्रेंड जो है वो आपका उतना ज्यादा नहीं है. फ्रूट्स में थोड़ा सा ज्यादा है. FY जो आपका येलो है FY24 दिख रहा है और जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है दैट इज इन योर 25. तो उस हिसाब से अगर हम देखें वेजिटेबल के अंदर हमारा इंक्रीज है, थोड़ा रेड लाइन ऊपर नजर आ रही है बार की. पल्सेस में अभी थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, इसको स्टडी कर लेना अच्छे से. स्पाइसेस और ऑयल एंड फैट के अंदर ट्रेंड बहुत अच्छा है. स्पाइसेस के अंदर आपका पहले ये डिफ्लेशन था, ये नेगेटिव साइड पे था, लेकिन अब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. इनफैक्ट स्पाइसेस के अंदर अगर हम देखें तो पहले ही आपका इन्फ्लेशन ज्यादा था, लेकिन अब ये नेगेटिव साइड में है. अब इन्फ्लेटरी प्रेशर की जगह पे ये डिफ्लेशन नजर आ रही है. तो इसको आप चार्ट को अच्छे से जरूर एक बार देख लेना. एंड देन फिर जो है यहाँ पर इसी चीज को ही इन्होंने ओवरऑल आपका एक कर्व से दिखा दिया है, दैट इज इंक्रीजिंग द पीक्स रिटेल प्राइसेस ऑफ टोमेटो एंड सिग्नल द हाई वोलेटिलिटी 2024. इसमें मेनली फोकस टोमेटो को लेकर है. तो टोमेटो को लेकर 2022, 23 और 24 का डेटा हमें नजर आ रहा है. 23 में हमें एग्जैक्टली पीक दिख रही है और यहाँ पे रिटेल प्राइसेस जो है अनियन का हमें नजर आ रहा है. अनियन के अंदर भी आप देखिए आपको मेनली ब्लैक लाइन 2023 के अंदर ही मेनली आपको ज्यादा इसके अंदर पीक नजर आई है. ओवरऑल हमारा जो है वो 24 का ट्रेंड अगर हम देखें तो ग्रीन लाइन देखिए ये इंक्रीज होते हुए फिर आगे जाके अभी नवंबर दिसंबर में डिक्रीज हुआ. तो ये कर्व्स इंपॉर्टेंट है. नाउ अनइवन मॉनसून इंड्यूस सप्लाई डिसरप्शन इन सर्टेन रीजन्स. मॉनसून की वजह से आपकी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुई, कॉस्ट प्राइस प्रेशर एंड मेनली खास करके टोमेटो और अनियन को लेके कंट्रीब्यूटिंग टू हायर इन्फ्लेशन रेट्स इन वेजिटेबल्स. इस वजह से जो है वेजिटेबल्स का जो है प्राइस वो ज्यादा हो गया था. Extreme weather conditions impact vegetable production and prices. Now, further evidence indicates that inflationary pressures in horticulture commodities in 2023-24 was driven by again unseasonal rain during pre-monsoon season, which damages the जो क्रॉप्स हैं इन द मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. तो हमें टोमेटो अनियन के अलावा और क्या बताया जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज के अंदर भी प्राइसेस इंक्रीज हुए. द डाटा असेस्ड फ्रॉम द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने जो हमें डाटा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने भी बताया कि नोटेबल इंक्रीज हुआ इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वेदर कंडीशंस में चेंजेस आई. पर्टिकुलरली हीट वेव का असर रहा
और एट एवरेज 2022 से लेकर 24 तक इंडिया एक्सपीरियंस हीट वेव्स ऑन 18% ऑफ द डेज कंपेयर टू द 5% डेज इन 2020-21। तो ज्योग्राफी के अंदर ये डाटा आपको इनफैक्ट यहाँ से डाला जा सकता है कि कितनी हीट वेव जो है वो चली थी वो इस टाइम पीरियड के अंदर। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम हीट वेव देखें तो 2020, 21 में और ज्यादा, 22 में और ज्यादा, 23 में थोड़ी कम, लेकिन 24 में हीट वेव काफी ज्यादा रही है। इन द सेम वे अगर हम डैमेजिंग के अंदर देखें क्रॉप्स की तो 22 से ज्यादा 23 में थोड़ा सा ऑलमोस्ट इक्वल ही है, लेकिन 24 के अंदर जो है काफी ज्यादा डैमेजिंग क्रॉप्स जो है वो हमें नजर आई है। तो इससे 24 के बीच में जो हम जा रहे हैं ये 2 सालों के अंदर, इसी वजह से आपको 24 में जो है वो इन्फ्लेशन काफी नजर आई है हॉर्टिकल्चर के अंदर। नाउ ट्रेंड्स इन अनियन एंड टोमेटो प्रोडक्शन जो है इसमें काफी डिटेल में दिया है, जबकि मैं आपको इसमें से थोड़ा सा क्रक्स ही लेकर आई हूँ। The inflationary pressure in onion remained firm in FY24 करंट ईयर में डिस्पाइट प्रॉम्प्ट मेजर्स की गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स दिए यहाँ पे प्राइसेस को कंस्ट्रेन करने के लिए, सप्लाई के को बढ़ाने के लिए। अनियंस आर ग्रोन इन बोथ द खरीफ एंड रबी सीजन। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रॉम द ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि अनियन जो है वो आपका ग्रो किया जाता है दोनों सीजन्स के अंदर, खरीफ के अंदर भी रबी के अंदर भी, विद अराउंड 70% ऑफ प्रोडक्शन अकरिंग ड्यूरिंग रबी सीजन। लेकिन मेनली 70% आपका अनियन जो है उसकी प्रोडक्शन रबी के सीजन के अंदर ही होती है। फ्रेश अनियन जनरली लास्ट अबाउट 2 to 3 months when stored in a cool, dry and well ventilated places with their shelf life further extendable under dehumidified environment। वैसे अनियन की अच्छी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 से 3 महीने की है, लेकिन अगर इनको और अच्छी कंडीशन में रखा जाए तो हम इसकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। दस अनियन प्रोड्यूस इन 1 ईयर, इसी वजह से 1 साल में आप अनियन प्रोड्यूस करते हो स्पेसिफिकली, जो कि खास करके आपका रबी अनियन है, बिकॉज 70% रबी के सीजन में होता है। हार्वेस्टेड फ्रॉम, वो कब हार्वेस्ट किया जाता है? मार्च ऑनवर्ड के अंदर, आर टिपिकली अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन इन द फॉलोइंग ईयर। इसी वजह से उसको संभाल के हम नेक्स्ट ईयर में यूज कर लेते हैं, इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लेशन डायनामिक्स इन दैट ईयर, ताकि अगले साल जो है वो उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगी। सो अगर रबी की फसल खराब हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर में इसी वजह से आपको अनियन जो है वो महंगा मिलता है, ये कहना चाहते हैं। टोमेटो में देखें, टोमेटो प्रोडक्शन इज मेनली concentrated in the states such as MP, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Odisha. This regional concentration makes the supply chain vulnerable to disruption in many states. जो आपका टोमेटो है वो सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के अंदर ज्यादा होता है, दैट इज योर एमपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा। और अगर इन स्टेट में दिक्कत आ जाएगी तो फिर हमें टोमेटो के प्राइसेस में प्रॉब्लम आती है। तो ये टेबल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दिया कि फ्रॉम द ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अनियन में 30% जो है वो खरीफ में होता है और 70% प्रोडक्शन जो है वो रबी के अंदर होती है। ट्रांसप्लांटिंग का टाइम देखो जुलाई अगस्त है, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो खरीफ के लिए और रबी के अंदर दिसंबर जैन है और मई और जुलाई है। और हार्वेस्टिंग जब हम लेते हैं तो अक्टूबर दिसंबर के अंदर हार्वेस्टिंग होगी ऑब्वियसली रबी की, और जो आपका खरीफ की और रबी के अंदर जो है वो हम वहां पे देख रहे हैं, दैट इज एट द एंड ऑफ योर मार्च और मई, राइट। और टोमेटो के अंदर अगर हम देखें तो ये भी 67% रबी के अंदर ही आता है, 33% सिर्फ खरीफ के अंदर आता है। तो ये थोड़ा सा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि कितने परसेंट कहाँ पे रबी जो में आता है या खरीफ में आता है, ये वो आप ध्यान दे लीजिएगा। A little bit about your months, right? Now trends in the production of inflation rate of तुअर दाल। तुअर दाल को लेके भी बात हुई है काफी। In addition to tomato and onion, तुअर दाल also contributed to food inflation. The deficient production of तुअर in 22-23 and then again 23-24 has indeed led to high prices pressure जो है वो हुआ 2024 के अंदर and 2025 के अंदर, despite various measures by the government to shore up the supply consuming region. Now production declined by 13.6% in 22, 10.8% in 23-24 compared to the last 5-year average affecting the supply. तो 13.6, 10.8 इतनी आपकी जो है रिडक्शन वो आपको तुअर के अंदर मिली है। Over the past decade, there has been strong negative correlation between the annual inflation rate and the 1-year lag production, indicating that lower production in 1 year typically results in higher inflation in the following year. ये पॉइंट भी आपको किसी क्वेश्चन में डाल सकते हैं कि अगर एक साल में आपकी प्रोडक्शन कम होती है तो उसका इंपैक्ट उस साल नहीं, इंपैक्ट उससे नेक्स्ट ईयर जो है वो हमें देखने को मिलता है। एज अ मेजर खरीफ पल्स जो है तुअर इज हार्वेस्टेड फ्रॉम नवंबर टू जनवरी विद इट्स प्राइसेस इंपैक्ट मेनली ऑब्जर्व्ड इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज अगर ये नवंबर और जनवरी में अच्छे से नहीं हुई तो फिर इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली जनवरी से आगे ऑनवर्ड्स उस ईयर के अंदर आपको मिलेगा। Further to meet the demand for तुअर, the country imported 7.7 lakh ton of तुअर, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट किया मेनली कहां से? मोजाम्बिक से, तंजानिया से, मलावी एंड म्यांमार से। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स।
अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो आउटलुक एंड वे फॉरवर्ड क्या है, आरबीआई एंड आईएमएफ हैव प्रोजेक्टेड दैट इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन विल प्रोग्रेसिवली अलाइन टुवर्ड्स द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ FY26, और ये हमारा जो है वो सही से चलेगा। कमेटी रिपोर्ट रिवाइज इस इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फ्रॉम 4.5% टू 4.8%, ये हमारी प्रोजेक्शन है टोटल जो आपका फिस्कल 25 की है। एंड अज्यूमिंग अ नॉर्मल मॉनसून इस बार सही ही है, नो फर्दर एक्सटर्नल और पॉलिसी शॉक होंगे, तो आरबीआई एक्सपेक्ट करता है कि आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन है 4.2% इन FY26। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, ये प्रोजेक्शंस है। IMF हैज प्रोजेक्टेड एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 4.4% in FY25 and 4.1% in FY26। तो ये आपकी आरबीआई की है और एक आपकी आईएमएफ की है, दोनों के अलग अलग डाटा आपने लर्न करने हैं। एज पर वर्ल्ड बैंक कमोडिटी मार्केट आउटलुक अक्टूबर 2024, कमोडिटी प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, चीजों की कीमतें भी ओवरऑल घटेंगी बाय 5.1% in 2025 और 1.7% in 2026। सो ये है, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर 4। बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है बड़ा, बहुत ज्यादा डाटा भी नहीं दिया गया, ज्यादा बातें ही हैं। इनफैक्ट WPI को लेके भी बहुत डिटेल में कुछ भी बात नहीं की गई, बट इट इज फाइन। जो हमें दिया गया है उसको हमें अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज जो आपको मिल रहा है उसी के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो इसको अच्छे से लर्न कर लो, शेयर करो, लाइक करो, आप अपने कमेंट्स प्लीज जरूर दिया कीजिए, फीडबैक बहुत जरूरी होती है किसी भी टीचर के लिए। और इसी तरह से ही मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू so much.